हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? आचार संहिता नर्सेज के लिए। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आचार संहिता या कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये कुछ नियम हैं नैतिकता व्यवहार के, जो नैतिक रूप से अच्छे या बुरे विचारों पर आधारित होते हैं। नर्सों के लिए आचार संहिता व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज की कम्युनिटी की देखभाल के दौरान नैतिक मामलों में निर्णय लेने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस लेक्चर में हम दो टाइप के कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करेंगे। एक आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स और दूसरा आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले देखते हैं आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स क्या है। आईसीएन मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद ने 1953 में पहली बार कोड ऑफ एथिक्स या आचार संहिता अपनाई थी और बाद में 2012 में इसे संशोधित किया गया। तो अभी हम 2012 वाली जो कोड ऑफ एथिक्स है उन्हीं को स्टडी करेंगे। आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के चार मुख्य तत्व हैं, चार मुख्य पॉइंट हैं, चार मुख्य बिंदु हैं, जो है कि नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड प्रोफेशन एंड नर्सेज एंड कोवर्कर। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है नर्सेज एंड पीपल। यहाँ पर पीपल का मतलब जो हमारे क्लाइंट है, जिनको नर्सिंग केयर की जरूरत है। नर्स की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो उन लोगों के प्रति है जिन्हें नर्सिंग केयर की आवश्यकता है। देखभाल प्रदान करने में, नर्सिंग केयर देने में नर्स एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जिसमें व्यक्ति, परिवार या कम्युनिटी के जो मानवाधिकार हैं, मूल्य, रीति, उनके रिवाज और आध्यात्मिक जो भी मान्यताएं हैं उनका सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते समय ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन पॉइंट्स से हर्ट ना हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानवाधिकार हो या उनके मूल्य रीति रिवाज हो, वो हर्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो नर्सेज हैं वो उनकी जो पर्सनल जानकारी है उसको गुप्त रखती है, सबको ऐसे शेयर नहीं करती सबके साथ, जब तक कि विशेष जरूरत ना हो। और उसके लिए भी वो जो अपनी जुडिशियल जिम्मेदारी है उसके आधार पर वो निर्णय करती है कि किसको इंफॉर्मेशन शेयर की जानी है और किसको नहीं। तो यदि हमें कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी होगी तो हम इसको प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे। इसी प्रकार नर्स जो है वो संसाधन आवंटन में, केयर करते समय सबको समान दृष्टि से देखती है, किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करती। सामाजिक, आर्थिक और नर्सिंग जो केयर है उसमें इक्विटी और सामाजिक न्याय की वकालत करती है। नर्सिंग केयर देते समय नर्स चिकित्सा देखभाल हो, चाहे वो नर्सिंग केयर हो या कोई सर्जरी हो, उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति जरूर लेती है, क्योंकि ये क्लाइंट का राइट है कि जो भी केयर उसको दी जा रही है, जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, उसके बारे में उसे पहले से पता हो और उसकी सहमति ली जाए। और मना करने का जो अधिकार है उसका, उसकी प्रोटेक्शन हो। कोई भी क्लाइंट किसी भी उपचार को मना कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं। यदि आपको कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी है तो आप उसको प्रॉपर कर पाएंगे। इसी प्रकार जो नर्स है वो कोई भी जानकारी है क्लाइंट की, और यदि क्लाइंट उसको गुप्त रखना चाहता है तो उसे गुप्त रखना है, सबको शेयर नहीं करना है।
गोपनीयता को सुनिश्चित करना है और साथ ही कार्यस्थल पर पेशेंट सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, स्टाफ सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी ये सब मेंटेन करनी है। उसके बाद आता है नर्स एंड प्रैक्टिस, यानी जो नर्सिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नर्सिंग देखभाल के लिए जो एक नर्स है वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही का वहन करती है, यानी उसकी जिम्मेदारी है और वो रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, हमारी एक वेल ट्रेनिंग हुई है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक यदि नर्सिंग प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तभी जो नर्सिंग केयर का है स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो पाएगा। नर्स ये सुनिश्चित करती है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के एक स्टैंडर्ड या मानक को बनाए रखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसका उपयोग किया जाए। लगातार सीखते रहना चाहिए। कंटिन्यूइंग एजुकेशन नर्स प्रयास करती है ताकि एक कंपिटेंसी को मेंटेन कर सके। नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए पेशेवर मूल्यांकन, सतत शिक्षा और लाइसेंस का व्यवस्थित नवीनीकरण के लिए भी एक सिस्टम स्थापित होना चाहिए। और ऐसा है, ज्यादातर जो नर्सिंग लाइसेंस है वो कुछ समय के लिए मिलता है। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद आपको फिर से लाइसेंस को रिन्यू कराना है और उसके लिए जरूरत है कि आपने कंटिन्यूएशन एजुकेशन ली हुई हो लगभग 150 घंटों की। तो इसका मतलब आपको लगातार अपने को अपडेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो लेटेस्ट रहे, बेस्ट प्रैक्टिस रहे। इसी प्रकार नर्सिंग केयर के स्टैंडर्ड्स और कार्य सेटिंग को बनाए रखना चाहिए। तो साथ में ध्यान रखें कि जो अपनी खुद की सेहत है उसको भी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, नर्स हेल्दी है तो वो बेटर केयर कर पाएगी और जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। उसके बाद आता है नर्सेज एंड प्रोफेशन। हमारा व्यवसाय जो नर्सिंग व्यवसाय है उसके प्रोग्रेस के लिए भी हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। नॉर्मली एक जो नर्स है वो पेशेवर मूल्यों के कोर को विकसित करने के लिए लगातार सक्रिय रहती है और ये वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करती है। जितने भी नर्स नेशनल इंटरनेशनल संगठन है उनके साथ जुड़ाव रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक सकारात्मक प्रैक्टिस का जो वातावरण है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एक जो वर्क प्लेस है उसको अ, अच्छा बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं नर्सेज के लिए। नर्स हमेशा स्वयं के साथ-साथ व्यवसाय की प्रोग्रेस के लिए भी कार्य करती है और ज़्यादातर यह नैतिक संगठनात्मक वातावरण में रहकर करती है, योगदान देकर करती है। नर्सिंग पेशे के विकास के लिए और जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके विकास के लिए जो भी रिसर्च, मैनेजमेंट और एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको निर्धारित करती है, उनको मेंटेन करती है। और जो राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें भागीदारी खुद भी करती है और बढ़ावा भी देती है। उससे क्या होगा कि नर्सों के लिए एक अनुकूल सामाजिक और आर्थिक स्थिति, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इसके लिए कार्य करते हैं। अब है नर्सेज एंड कोवर्कर्स। नर्सिंग, जब आपने देखा होगा कि अस्पताल में जब हम कार्य करते हैं या कम्युनिटी में कार्य करते हैं तो मल्टीपल डिसिप्लिनरीज उसमें वर्क कर रही होती हैं, एक टीम होती है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। तो उन सब के साथ एक टीम भावना से कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। और कभी-कभी जब एक टीम मेंबर के कारण अगर क्लाइंट की जान पे खतरा है या ऐसे लग रहा है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं उससे मरीज को खतरा है, तो
हमें मरीज को प्रोटेक्ट करना है। इस संबंध में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें टीम वर्क के रूप में कार्य करना है, परंतु जब किसी एक टीम मेंबर के कारण की नेग्लिजेंस के कारण मरीज को खतरा है, तो वहां हमें मरीज को सपोर्ट करना है, उस वर्कर को नहीं। नर्स नैतिक आचरण को आगे बढ़ाने के लिए सहकर्मियों का समर्थन, मार्गदर्शन देने के लिए भी उचित कार्यवाही करती है। उसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी नर्स है, वो जब अपने सहयोगियों के साथ कोई बातचीत करती है, तो उन्हें भी, अगर उसको खुद को जानकारी है इन कोड ऑफ एथिक्स की, तो उनको भी बताए कि जो भी हमारा व्यवहार है वो परिलक्षित होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए इन कोड ऑफ एथिक्स के साथ, एथिक्स के द्वारा। नर्स विशिष्ट और जो ओवरलैपिंग कार्य हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करती है। विशिष्ट कार्य मतलब एक जो, जैसे नर्स का कार्य है, ओटी टेक्नीशियन का कार्य है, डॉक्टर का कार्य है, रेजिडेंट्स का कार्य है, सफाई कर्मचारी का कार्य है, सबके कार्य वहाँ डिवाइडेड हैं, तो वो उनके विशिष्ट कार्य हैं, परंतु कई जगह ओवरलैपिंग होती है, तो उनको भी, उनके बारे में भी जागरूकता पैदा करना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, और ओवरलैपिंग है तो मिलकर भी उसको किया जा सकता है टीम भावना से, और उसके लिए एक रणनीति बनाती है, और कई बार यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे भी सोल्व आउट करने का प्रयास करती है। एक कार्यस्थल की एक प्रणाली विकसित की जाती है जो सामान्य पेशेवर नैतिक मूल्यों और व्यवहार का समर्थन करती है। वह हमेशा सहकर्मियों के साथ एक टीम भावना के रूप में कार्य करती है और टीम भावना को प्रमोट करती है। ये थे आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स। अब हम देखेंगे आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो भारत में कार्य कर रही नर्सेज के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स या आचार संहिता बनाती है। आईएनसी के अनुसार जो आचार संहिता है वो नर्सिंग पेशे के लिए एक मेन वैल्यू की पहचान करती है, और सभी नर्सों से अपेक्षा की जाती है कि वो उसी के अनुसार एक आचरण करे और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे। आईएनसी द्वारा वर्णित जो आचार संहिता है उसके मुख्य 7 पॉइंट हैं। वो कौन कौन से हैं हम उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, नर्स रेस्पेक्ट्स द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर। कि जब भी हम नर्सिंग केयर प्रदान करते हैं तो जो क्लाइंट है हमारा, उसको इंडिविजुअल समझना चाहिए। चाहे 10 मरीज हैं, परंतु हर मरीज यूनिक है, उसको मशीन की तरह केयर नहीं करते जाना है, हर व्यक्ति को महत्व देना है। इसी प्रकार पंथ, धर्म, संस्कृति, जातीयता, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, व्यक्तिगत विशेषता या अन्य किसी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। नर्स मान्यताओं, मूल्यताओं और सांस्कृतिक संवेदनाओं पर विचार करते हुए देखभाल करती है। उनकी जो मान्यताएं हैं उनका रेस्पेक्ट करते हुए कार्य करती है, उनको हर्ट नहीं करती। इसी प्रकार परिवार और समुदाय में जो व्यक्ति का स्थान है उसको सपोर्ट करती है, उसको सराहना करती है, और देखभाल में महत्वपूर्ण भागीदारी की सुविधा देती है। क्योंकि एक जो इंडिविजुअल है या एक परिवार है या एक समुदाय में जब आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें उस केयर में शामिल करना है। एक क्लाइंट को जब आप केयर प्रदान कर रहे हैं तो उसका सहयोग लेना है, मिल के प्लान बनाना है कि उसकी कैसे बेटर केयर हो सकती है। जैसे इन्फॉर्म्ड यदि कंसेंट भी लेना है तो भी हमें उस क्लाइंट को बताना है और उसका निर्णय लेना है, और उसके निर्णय का रेस्पेक्ट करना है। यदि वो मना करता है किसी प्रकार की केयर को तो उसका भी रिस्पेक्ट करना है। इस प्रकार एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ भरोसेमंद रिश्ते को विकसित करते हैं और बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार जो नर्सिंग इंटरवेंशन है और जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स होता है उसको पहचानते हैं। एक ही एक नर्सिंग केयर के लिए हर इंडिविजुअल व्यक्ति का जो रेस्पॉन्स है वो अलग हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है।
दूसरा पॉइंट आता है कि नर्स रेस्पेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर इन केयर एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसकी पहचान करते हैं और निर्णय लेने का जो अधिकार है उसको सपोर्ट करते हैं। जब भी हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं क्लाइंट से, तो पूरी सूचना दी जानी चाहिए और जो भी वो निर्णय लें उस सूचना को लेने के बाद उसको रिस्पेक्ट करें। जो भी जानकारी देंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए वो सटीक, राइट, सही होनी चाहिए। जब भी हम क्लाइंट की केयर कर रहे हैं तो वो क्लाइंट की केयर है, इसलिए उसके द्वारा जो भी निर्णय किया जाए उसका रिस्पेक्ट करना है और क्लाइंट की रक्षा करनी है गलत सूचनाओं से। किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं क्लाइंट से तो जो जानकारी हमने दी है उसका फीडबैक जरूर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने बता दिया, क्लाइंट ने कुछ समझ लिया, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करते हैं तो उससे फीडबैक जरूर लें कि वो क्या समझा। तब आपको पता लगेगा कि जो आपने बताया है वही समझा है या कुछ और समझ गया। ठीक है। इसी प्रकार जो भी कमजोर व्यक्ति हैं, जो कमजोर ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष वकालत करती है, एडवोकेसी करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो नर्स है वो क्लाइंट की बेस्ट एडवोकेट है केयर के दौरान। तीसरा, आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि द नर्स रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशियली। तो इसमें क्या पॉइंट है कि एक तो जो इंडिविजुअल की निजता है उसका अधिकार, उसका सम्मान करती है, चाहे वो फिजिकल प्राइवेसी हो, कोई भी केयर करते समय प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और यदि कोई इंफॉर्मेशन है शेयर की हुई है क्लाइंट ने, तो उसको भी हर जगह शेयर नहीं करना। केवल यदि जरूरत है, प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ही उसे शेयर किया जाता है, वो भी एक स्पेशल जुडिशियल निर्णय के साथ, स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए। इसी प्रकार जब कोई भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं तो उस दौरान भी सहमति की सूचना होती है, तो पर्याप्त उसको जानकारी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर यदि कुछ जानकारी किसी को देनी है तो एनोनिमिटी बनाए रखनी चाहिए। यदि किसी ने कहा है तो गुमनामी क्या होता है? एनोनिमिटी, यानी उसका नाम एक्सपोज नहीं करना, ये ध्यान रखना। और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, तो वहां तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्ति की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके वो रिकॉर्ड देख रहा है। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक आता है कि नर्स मेंटेन कंपिटेंसी इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम क्लाइंट को केयर प्रदान कर रहे हैं तो उसके साथ क्लाइंट की लाइफ जुड़ी हुई है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो जो भी नर्सिंग देखभाल की जाए वो केवल पंजीकृत नर्स द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो रजिस्टर्ड नर्स है वो एक वेल ट्रेन्ड है और उसको लाइसेंस लिया हुआ है प्रैक्टिस करने का। इसी बार नर्स भी अपनी नर्सिंग केयर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करती है और देखभाल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करती है। इसके लिए निरंतर कंटिन्यूइंग एजुकेशन जारी रखनी चाहिए। आत्मविकास के जितने भी अवसर हैं उनका फायदा उठाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। न केवल आत्मविकास बल्कि जो अपना नर्सिंग प्रोफेशन है उसके विकास के लिए भी सतत कार्य करना चाहिए, रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो नैतिक सिद्धांत है उनका लगातार पालन करते रहना चाहिए। अगला कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि नर्स इज ओब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज।
जो भी हम केयर कर रहे हैं उसकी कुछ बाउंड्रीज है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एथिकल, प्रोफेशनल, व्यावसायिक और कानूनी तौर पे उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। भारत में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विकसित जो आचार संहिता है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार कार्य करें, और इसी प्रकार अन्य कंट्री में भी जो नर्सिंग परिषदें हैं वहाँ की, उनकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कार्य करना है, या जो आईसीएन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो सबको कवर करते हैं, उसके अनुसार कार्य करना है। इसी प्रकार जो एक स्टेट जहाँ पर कार्य कर रही है नर्स, उसके जो भी कानून हैं केयर से, पेशेंट केयर से संबंधित, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी होगी तभी तो हम उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। ये भी एक हमारी कंटिन्यूइंग एजुकेशन का एक हिस्सा है कि हम केयर को अपग्रेड करने के साथ साथ जो वहाँ कानूनी पॉइंट्स हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखें। नर्स इज obliged टू वर्क हार्मोनियसली विद मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। तो ये आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स में भी एक क्लियर कहा गया है कि देखभाल प्रदान करते समय टीम प्रयासों होने चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य जो टीम के सदस्य हैं वो आपस में सहयोग करें, समन्वय के साथ कार्य करें ताकि प्रॉपर देखभाल उसकी हो सके। और लास्ट पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स का कहता है आईएनसी के अनुसार कि नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय द सोसाइटी। जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक नोबेल, महान प्रोफेशन है, क्योंकि हम मरीज की एडवोकेट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम व्यक्तिगत व्यवहार भी यदि करें तो उसमें भी एक शिष्टाचार हमेशा शो होना चाहिए, प्रोफेशनल एटिकेट, पर्सनल एटिकेट शो होना चाहिए, जैसे विनम्रता, सुनने का जो है, एक लिसनिंग पावर होनी चाहिए, जितना हम सुनेंगे उतना मरीज को समझेंगे, सहकारी कोऑपरेशन होना चाहिए और मृदु भाषा, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने आप को, अपने पॉइंट्स को रख सके सामने, डरे नहीं। और इसी प्रकार जो नर्स के जो सभी व्यवहार हैं वो पेशेवर विशेषताओं को भी प्रदर्शन करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि एक नर्सिंग कैंडिडेट है जिसे हम बात कर रहे हैं, नर्सिंग कर्मचारी है, तो उसका बात करने का जो तरीका है वो बहुत शालीन होगा और कॉम्पिटेंसी होगी, एक कोऑपरेटिव सक्रिय कार्यकर्ता, कुशल कार्यकर्ता होगा, वो व्यवहारिक होगा। तो ये हम हमारे व्यवहार में जब ढालेंगे तब एक सोसाइटी में मैसेज जाएगा कि हाँ, एक प्रोफेशनल, एक लर्नेंट पर्सन के साथ डीलिंग हो रही है या बातचीत हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियोस को लाइक जरूर करें। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, इसको लाइक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और अपने नोट्स तैयार करने के लिए, जो हमने अभी स्टडी किया वो कंटेंट देखने के लिए ब्लॉगर विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। और ऐसे ही जो वीडियोस आ रहे हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।